देखो तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक सिंपल क्वेश्चन लिया है। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर दे रहा हूँ। अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 5 ओम रेजिस्टेंस एंड सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर इफ इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। फुल स्टॉप। फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आपसे दो चीज पूछा है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दो अननोन है, तो आपको दो मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए। और उस दो मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एक बार जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम का लिया है तो करंट 1.2 एम्पियर का हो रहा है विड्रॉन फ्रॉम द सेल। और जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम का लिया है, अच्छा एक मिनट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक में हमने बोल दिया। जब रेजिस्टेंस 5 ओम का था तब करंट हो रहा है विड्रॉ 2 एम्पियर का, और जब रेजिस्टेंस 9 ओम का हो रहा है तब करंट हो रहा है विड्रॉन 1.2 एम्पियर का। तो यहाँ से आपको दो केस में दो इक्वेशन मिल जाएगा सिंपल, और उसको सॉल्व करना है। तुम लोग के पास 3 मिनट का समय है, सॉल्व करो इसे जल्दी से। देखो मैंने यहाँ पे दोनों केस के लिए डायग्राम में ड्रॉ कर दिया है, और हमने लिख दिया है कि लेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज ई एंड आर रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले केस में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है तो सेल से करंट विड्रॉन हुआ है 2 एम्पियर का, और सेकेंड केस में जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू 9 ओम कर दिया है तो सेल से करंट विड्रॉन हुआ है 1.2 एम्पियर का। तो दोनों केस में बस आपको इक्वेशन लिखना है। तो आपको पता है कि करंट विड्रॉन फ्रॉम अ सेल इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड इन दिस केस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या जिसको आप लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हो, और उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, और करंट का वैल्यू दिया हुआ है वह एक आपको इस केस में दिया है करंट 2 एम्पियर। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम का है तो करंट दिया है 2 एम्पियर। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि दो, अच्छा सिर्फ आप 2 लिखो, 2 इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस 5, और यहाँ से आपको आ जाएगा इक्वेशन कि ई इक्वल टू 2r प्लस 10। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस के लिए हम यूज करेंगे सिमिलर फार्मूला, और हमने चेंज किया है सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हो जाएगा करंट इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस लोड रेजिस्टेंस इन द सेकंड केस इज 9 ओम, तो आपका 9 हो जाएगा, एंड करंट इन दिस केस इज 1.2 एम्पियर, तो 1.2 इक्वल टू E बाई R प्लस 9। तो यहाँ से आपका आ जाएगा E इक्वल टू 1.2R प्लस 1.2 इंटू 9 इज 10.8, और ये आपका आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब दो अननोन एंड दो इक्वेशन आपको दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। अब तुम लोग साफ साफ देखो कि मैं अगर 1 माइनस 2 कर दूं, मैं अगर 1 माइनस 2 कर दूं तो ई से ई हो जाएगा कैंसल आउट, और बचेगा कि 0 इक्वल टू 2r माइनस 1.2r, एंड नेक्स्ट आपका बचने वाला है प्लस 10 माइनस 10.8, और यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आ जाएगा 0.8r इज इक्वल टू 0.8, और r इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8, तो ये आपका आ जाएगा 1 ओम। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 1 ओम। अब जैसे ही आपको r का वैल्यू मिल गया तो आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ 1 से, तो हमने लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r, 2 इंटू 1 प्लस 10, सो ईएमएफ ऑफ द सेल इज 12 वोल्ट। सो दोनों आंसर हमको मिल गया। सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। इसमें किसी को कोई तकलीफ? ये हमने सीख लिया कि हाउ टू सॉल्व अ सिंपल सर्किट जिसमें एक सेल हो रहा था, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था, और हमने सिर्फ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया था, या जिसको तुम लोग लोड रेजिस्टेंस भी कहते हो। अब हो सकता है कि मेरे सर्किट में एक से ज़्यादा लोड रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी
मेरे पास कुछ ऐसे वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस होते हैं, जैसे मान लो सिंपल हम तुमसे बोलें कि हमारे पास दो 5 ओम के रेसिस्टेंस हैं, लेकिन हमको सर्किट में 10 ओम के रेसिस्टेंस का जरूरत है। तो आपके पास दो 5 ओम का है और चाहिए 10 ओम, तो आपको इस दो 5 ओम का यूज करके 10 ओम बनाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। या जनरली हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि हमारे घर में एक साथ एक से ज़्यादा अप्लायंस वर्क करते हैं, मतलब कि आपके घरों में एक से ज़्यादा लोड रेसिस्टेंस हैं। तो जो भी जनरल सर्किट होता है, मेरा प्रैक्टिकल सर्किट होता है, उसमें एक से ज़्यादा लोड रेसिस्टेंस हो सकता है, तो इसलिए वो पढ़ना जरूरी है। तो अब हम लोग वही लेके आएंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसका कुछ टाइप आता है। टाइप 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग एंड टू एंड कनेक्शन भी बोलते हैं। टाइप 2 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड वन इज अ मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में आपका रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल दोनों में हो सकता है। तो इसको हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो तुम लोग पहले ध्यान से देखो कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि मेरे जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में हैं कि नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये रहा मेरा पहला रेसिस्टेंस R1, और ये इसका एंड ए है और ये इसका एंड बी है। अब इसके एंड बी से हमने एक दूसरा रेसिस्टेंस जोड़ा है, उसको मैंने नाम दिया है R2, और ये एक नया एंड बन गया है C। अगर फिर इस C एंड से मैं एक नया रेसिस्टेंस जोड़ दूं R3, और इसको मैं नाम दे दूं D, तो हम बोलते हैं कि A और D के बीच में, A और D के बीच में, बिटवीन A एंड D, 3 रेसिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in series। इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या एंड टू एंड। इसमें क्या हो रहा है कि एक रेसिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेसिस्टेंस के एक एंड से कनेक्टेड है। ये तुम सिंपली ऐसे सोच सकते हो कि हाथ में हाथ पकड़ के काफी लोग एक साथ खड़े हैं और वो एक चेन बनाए हुए हैं, वो एक चेन बनाए हुए हैं, तो वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ही होता है। ओके, तो ऐसे आप पता कर सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड। अब कहीं कहीं क्या होता है कि आपको सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन ही दिया रहता है, लेकिन वो ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है, थोड़ा सा वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी कर देता है। तो देखो उससे कोई अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका ब्रांच टेढ़ा भी कर सकता है, लेकिन आपको सीरीज पहचानने आना चाहिए। तो मैं एक और डायग्राम कर रहा हूँ ड्रॉ, जहाँ पे कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। जैसे देखो, मान लो ये रहा R1 और ये मैंने लिया है A एंड B, और ये हमने लिया है R2 और ये हमने नाम दे दिया है C। तो फिर से यहाँ बिटवीन A एंड C, R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये भी सीरीज में ही कनेक्टेड है, भले ही मैंने वो ब्रांच को टेढ़ा कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी भी देखो तो R1 का एक एंड R2 के दूसरे एंड से कनेक्टेड है, ये आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ही हुआ। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। हो सकता है कि कहीं पे आपको क्वेश्चन ऐसा भी दिखे, R1, R2 एंड R3, और हो सकता है कि आपको हर एक नोड का नाम भी नहीं दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे ABC लिखा था, हो सकता है कि सिर्फ ऐसा लिखा रहे, यहाँ लिखा रहा है A और यहाँ लिखा रहा है B, बीच वाले में किसी का नाम नेमिंग नहीं किया हो। तो यहाँ भी R1, R2 और R3 सीरीज में ही हैं। तो हम बोलते हैं कि बिटवीन A एंड B, R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऐसे हम लोग पहचानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। ठीक है, अब तो ये हो गया अपना सीरीज कॉम्बिनेशन।
अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इनका नेट रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट रेसिस्टेंस। तो देखिए, जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने R1, R2 एंड R3 को सीरीज में कंबाइन किया है या सीरीज में जोड़ा है। अब इन तीनों के बदले हम इन तीनों के बदले एक रेसिस्टेंस का वैल्यू लिख सकते हैं, या इन तीनों रेसिस्टेंस के बदले हम सिर्फ एक रेसिस्टेंस जोड़ेंगे सर्किट में। और वो जो एक रेसिस्टेंस आप लिख रहे हो ना, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा कि R1, R2 और R3, इन तीनों के बदले हम सिर्फ एक लिखे हैं रेसिस्टेंस, और ये तीनों A और B के अक्रॉस कनेक्टेड थे। तो मान लीजिए कि A और B के अक्रॉस मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक नया रेसिस्टेंस R सीरीज, हमने यहाँ पे लिख दिया है R सीरीज। अब तुमको इसी R सीरीज का वैल्यू फाइंड करना है कि इन तीन के बदले आप एक कितना लिख सकते हो, इन तीन के बदले एक, मतलब ये तीनों मिला के जो करेंगे इफेक्ट, ये अकेला वही इफेक्ट करेगा, और इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। समझ में आया? ओके। सिमिलरली बाकी हर एक केस में ऐसा ही हो सकता है। ये जो अब हमने यहाँ पे सेकेंड बनाया है डायग्राम, यहाँ भी हम तीनों के बदले इस A और B के बीच में सिर्फ एक रेसिस्टेंस लिख सकते हैं, और वही हमको फाइंड करना है। सिमिलरली इस थर्ड डायग्राम में भी हम इन दो के बदले सिर्फ एक रेसिस्टेंस लिख सकते हैं A और B के बीच में। उसको आप R सीरीज लिखो या सिर्फ R लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। R भी आप लिख सकते हो, R सीरीज भी लिख सकते हो। जनरली हम R लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे सीरीज मेंशन कर दिया। तो ये सब तुम्हारी कहानी है, हमको वही फाइंड करना है कि इन तीनों के बदले या दो के बदले, या हो सकता है और 4-5 भी हो जाए, तो उन सबके बदले हम एक कितना लिख सकते हैं, एक रेसिस्टेंस। उन चारों पांचों को आपको एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस करना है। देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सर्किट लिया है, और इस सर्किट में 3 रेसिस्टेंस है, R1, R2, R3, और सबको दिख रहा है कि मैंने इनको सीरीज में जोड़ा है, और ये एंड A और ये एंड B, और एंड A और B के क्रॉस मैंने एक बैटरी जोड़ दिया है, बोलो कि मैंने एक सेल जोड़ दिया है, दिस इज अ सेल। और ये जो सेल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, या जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है क्रॉस A एंड B, उसको मैं नाम दिया है कैपिटल V से लिखा है। ओके, अब आपको करना क्या है कि इन तीनों के बदले एक रेसिस्टेंस का वैल्यू लिखना है, और मैंने उसका नाम दिया है R सीरीज। तो आपका जो सर्किट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा चेंज, 3 के बदले एक रेसिस्टेंस, और फिर आपका ये सेल जो कि A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट कर रहा था। ओके, अच्छी बात है। अब जैसे ही हमने सेल को किया है कनेक्ट, तो सेल से कुछ करंट विड्रॉन होगा, और ये करंट I इस एंड A पे आएगा। अब करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो इन तीनों रेसिस्टेंस में करंट I ही होगा, इन तीनों रेसिस्टेंस में करंट I ही होगा, और वापस ये करंट जितना सेल से निकला था सेल में वापस उतना ही करंट जा भी रहा होगा। तो जो पहला पॉइंट हमको मिला है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट इन ऑल द रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन इट्स सेम। जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज में आपने कंबाइन किए हैं उन सब में सेम करंट होगा। अब सेकेंड पॉइंट हम चाहते हैं लिखना कि क्या इन सीरीज वाले रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम होगा। मेरा सवाल ये है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? तो हमने देखा कि करंट सेम है, और आप जानते हो कि ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू आर। तो करंट सेम है, तीनों का रेसिस्टेंस वैल्यू डिफरेंस है, तो इसलिए इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। मतलब कि हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज V1, अक्रॉस R2 इज V2 एंड अक्रॉस R3 इज V3। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। किसमें? अगर आपने रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा है तो। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस में इक्वल, ये मैंने लिखा है इन जनरल केस कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में सेम हो सकता है,
जब रेसिस्टेंस वैल्यू सेम हो जाए, जब सबका रेसिस्टेंस वैल्यू सेम हो जाएगा तब उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। हालांकि अगर रेसिस्टेंस वैल्यू सेम ना हो तो भी करंट सेम होगा, तो इसीलिए मैंने करंट में लिख दिया था कि सब में करंट सेम होगा। मैंने जनरल में लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, लेकिन अगर उनका रेसिस्टेंस वैल्यू इक्वल है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। ओके, अच्छी बात है। तो ये तुम लोग को याद रखना है करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहानी। ओके, अब सेल से जो करंट निकला था आई, तो वो तीनों में वो करंट आई ही गया था, तो इस सेकेंड वाले सर्किट में भी सेल से आपका करंट आई ही निकलेगा, तो मैं यहाँ भी ऐसे ही आई लिख सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से कि जो भी था वो था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, और V1 V2 और V3 हमने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V equal to V1 plus V2 plus V3 and V is equal to nothing but I into combination of resistance। देखिए ध्यान से, अब जब मैंने इन तीन रेसिस्टेंस को एक रेसिस्टेंस में चेंज कर लिया है तो आया है एक रेसिस्टेंस R सीरीज, और हम मान सकते हैं कि वो जो R सीरीज आया है वो A और B के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, मतलब कि अब R सीरीज के अक्रॉस का पूरा वोल्टेज V के बराबर ही होने वाला है। ओके, तो इसलिए जो V होगा वो क्या हो जाएगा I इंटू आर सीरीज, एंड जो V1 होगा वो होगा I इंटू R1, जो V2 होगा वो होगा I इंटू R2, और जो V3 होगा वो होगा I इंटू R3। यहाँ से I सब में कॉमन है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कितना सिंपल इक्वेशन आया है। मतलब कि अगर तीन रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और उनका नेट वैल्यू फाइंड करना है तो आप सिंपली उन तीनों को ऐड कर दो, अगर 2 रहे तो 2 को ऐड करना, अगर 4 रहे तो 4 को ऐड करना, अगर 50 रहे तो 50 को ऐड करना, ऐसे ही तुम्हारा चलता जाएगा। ओके, अच्छी बात है, ठीक है। मतलब इन तीनों के बदले जो हम एक रेसिस्टेंस लिखेंगे उसका वैल्यू कितना आएगा, तो सिंपली इन सबको ऐड कर दो। ओके, अब आपको एक बात यहाँ से दिख रहा होगा कि जब भी हम किसी तीन चीज को या चार चीज को ऐड करेंगे तो जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो किसी एक इंडिविजुअल से हमेशा ज्यादा आएगा। आप जब किसी भी चार या पांच चीज को ऐड करते हो तो उसका नेट वैल्यू जो आता है एडिशन का वो हर एक इंडिविजुअल से ज्यादा आता है। मतलब कि हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, देखो यहाँ से वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखो वैल्यू ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इज मोर देन दैट ऑफ लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास चार रेसिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम का, तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू वाला कौन है, 20 ओम। आप जब इन चारों को सीरीज में कंबाइन करोगे तो जो नेट रेसिस्टेंस आएगा वो 20 ओम से भी ज्यादा आएगा, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू था उससे भी ज्यादा आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है। या इसको तुम डिफरेंट टर्म में लिख सकते हो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज, सर्किट का रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो जब मान लीजिए कि आपके पास अगर दो रेसिस्टेंस है और आपको नेट रेसिस्टेंस उन दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा चाहिए तो आपको सीरीज में ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये बात तुम लोग ध्यान में रखना। ओके, अब यहाँ से कुछ स्पेशल केस भी आता है कि अगर हमने जो रेसिस्टेंस जोड़े हैं वो सबके सब आइडेंटिकल हो जाएं। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि सबका वैल्यू सेम हो जाए। तो इफ n identical resistances are connected in series, if n identical resistances are connected in series and each of value r,
तो आर वैल्यू वाले एन रेसिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ दिया है, एन रेसिस्टेंस। तो इनका नेट वैल्यू कितना आएगा आर सीरीज, तो सबको आपको ऐड करना होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे आर प्लस आर एन टाइम्स, तभी आपका आ जाएगा एन टाइम्स ऑफ आर। तो जब भी एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस को तुम सीरीज में जोड़ते हो और तुमको नेट फाइंड करना हो, तो करना क्या कि नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इनटू वैल्यू ऑफ वन रेसिस्टेंस, तो वहां से तुमको नेट मिल जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम 5 रेसिस्टेंस each of 10 ohm are connected in series, then net resistance is 5 into 10 equal to 50 ohm। तो ऐसे हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं, हालांकि इसमें भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो मैं तुमको सिक्वेंसली बताते जाऊंगा। जैसे देख लो कि फॉर एन एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे थे रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के, और ये ए और बी, और मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द नेट रेसिस्टेंस, या ये आपसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोल सकता है, तो व्हाट इज द नेट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी, या यही बोल सकता है आपसे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो हमको दिख रहा है कि ए और बी के अक्रॉस 3 रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम लिख देंगे कि वैल्यू सिंपली ऐड करना है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 ओम मतलब कि 9 ओम। मतलब कि मैं अगर बोलूं कि एक सेल है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम है, और हमने इस बार दो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने जोड़ा है, कुछ ऐसा सर्किट है मेरा, ये है 2.5 ओम और ये है 2 ओम, और मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो हम क्या जानते हैं कि करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तुमको अभी साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो 2.5 ओम एंड 2 ओम के रेसिस्टेंस एंड प्लस ये जो 0.5 ओम के रेसिस्टेंस है, ये तीनों के तीनों सीरीज में कंबाइन है। सुनो देखो ध्यान से, जब भी हमको सर्किट दिया रहे या क्वेश्चन में तुमको सेल दिया रहे, तो जैसे देख लो ये क्वेश्चन था ना, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड किए थे ए और बी के क्रॉस, हमने कहा था कि ए और बी के क्रॉस 3 रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस केस में जब तुमको सेल दिया रहा है ना, तो तुम सेल के क्रॉस फाइंड करना, मतलब तुम इस सेल के एक एंड को मान लो ए और सेल के दूसरे एंड को तुम मान लो बी। तो अब देखो ध्यान से, तो ए और बी के क्रॉस ये 3 रेसिस्टेंस सीरीज में ही तो हैं, समझ में आया? बोलो। तो ये तीनों सीरीज में है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर नेट, बस इनको ऐड कर दो, और सेल का कितना है ईएमएफ, ईएमएफ इज 10 वोल्ट, तो 10 डिवाइड बाई आर नेट इज 2.5 प्लस 2 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 10/5 2 एम्पियर। तो सेल से 2 एम्पियर का करंट विड्रॉन हुआ। अब तुमसे ये भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन 2.5 ओम रेसिस्टेंस, तो देखो सेल से जो भी करंट 2 एम्पियर का निकला है उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता है, तो वही करंट 2 एम्पियर का 2.5 ओम में भी जाएगा, वही करंट 2 ओम में भी जाएगा, और वही करंट वापस उस सेल में भी जा रहा होगा। तो हम लिखेंगे कि करंट इन 2.5 ओम इज आल्सो 2 एम्पियर, करंट इन 2 ओम इज आल्सो 2 एम्पियर। अब तुमसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2.5 ओम, तो हमको अगर 2.5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। उसमें करंट इन 2.5 ओम इनटू उसका रेसिस्टेंस वैल्यू
तो करेंट है 2 एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस है 2.5, तो वैल्यू आएगा 5 वोल्ट। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2.5 ओम। अगर सिमिलरली हमसे पूछता कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, तो हम लोग 2 ओम के अक्रॉस ओम्स लॉ यूज करते हैं, तो I इंटू आर। तो 2 ओम में कितना करंट है, तो 2 ओम में करंट तो 2 ही एम्पियर है, तो 2 एंड इंटू उसका रेसिस्टेंस वैल्यू है 2 ओम, तो आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। ओके, अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, जिसको हम लिखते थे स्मॉल v से। ये क्या होता है कि सेल से कितना करंट विड्रॉन हुआ है इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ से मुझे दिख रहा था कि सेल से करंट विड्रॉन हुआ है 2 एम्पियर का, तो 2 इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज 0.5 ओम, तो 0.5 दैट इज 1 वोल्ट। अब मान लो इसमें तुमसे एक क्वेश्चन और आ सकता था कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, जिसको लिखते हैं कैपिटल V से। तो होता है सेल का EMF माइनस करेंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इनटू स्मॉल r। और मैंने कहा था कि ये हमेशा वैलिड होता है, दिस इज ऑलवेज वैलिड। तो सेल का EMF कितना था 10 ना, तो 10 माइनस करेंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 2 एम्पियर इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 1 9 वोल्ट। अब तुमको बेसिक आइडिया हो गया है कि अगर मेरे सर्किट में एक से ज़्यादा लोड रेसिस्टेंस रहे तो कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तुमको टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना होगा, और उसके बाद फाइंड करना होगा कि सेल से कितना करंट विड्रॉन हुआ है, और उसके बाद ही कोई कहानी हम कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन को जो हमने लिया था उसमें केवल 2 था रेसिस्टेंस, वो भी सीरीज में था। बाकी आगे हम लोग ऐसे भी करेंगे जहाँ पे पैरेलल में भी आ सकता है, सीरीज और पैरेलल में भी हो सकता है। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है, तुम लोग को ध्यान में रहेगा तो आगे तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया कहानी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं जल्दी से कहानी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसको मैं मान लेता हूँ एंड ए और इसको मैं मान लेता हूँ एंड बी। अब देखो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि तीनों के तीनों रेसिस्टेंस एंड ए और बी के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। या तुम इसको ऐसे कह सकते हो कि तीनों रेसिस्टेंस का एक एंड एक साथ है और दूसरा एंड एक साथ है, तो ऐसे को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम इस ए और बी के अक्रॉस एक जोड़ देंगे बैटरी या सेल जोड़ देंगे, और ये जो सेल है वो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है भी का। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब तो अगर ध्यान से देखो तो ये तीनों के तीनों रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 these all are connected across A and B। ये तीनों के तीनों A और B के अक्रॉस ही कनेक्टेड हैं, मतलब कि इनका जो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जो वोल्टेज होगा वो सेम हो जाएगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम across all रेसिस्टेंसेस। अगर रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, या जिसको बोलते हैं कि उनका वोल्टेज सेम हो जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिस्टेंस वैल्यू। उनका रेसिस्टेंस वैल्यू अलग हो फिर भी उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ओके, अच्छी बात है। तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और इस पार्टिकुलर केस में इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा ही, और वो हो जाएगा इक्वल टू द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, दैट इज नथिंग बट V।
नथिंग बट वी, क्योंकि हमने इस सेल को भी ए और बी के अक्रॉस ही जोड़ा है, तो ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा, और ए और बी के अक्रॉस ही हमने तीनों को जोड़ा भी है, तो उनका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ही आने वाला है। ओके, अच्छी बात है। तो इस बार तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। अब बात करते हैं करंट का। तो मान लो कि अगर सेल से करंट आई विड्रॉन हो रहा होगा, तो देखिए तो इस एंड ए पे करंट आई आया है, और इस बार करंट के पास तीन रास्ता है, इस बार करंट के पास तीन रास्ता है, तो उन तीनों रास्ता में करंट डिवाइड होगा। तो मान लीजिए कि इसमें करंट गया है I1, इसमें करंट गया है I2, और इसमें करंट गया है I3। मतलब कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। सीरीज में करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। तो पैरेलल वाला जो केस हो रहा है, वो रहा जस्ट अपोजिट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, करंट सेम भी हो सकता है, करंट सेम भी हो सकता है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी करंट सेम हो सकता है, लेकिन कब? करंट में भी सेम कब? जब तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम हो जाए। तो जब तीनों रेसिस्टेंस के वैल्यू सेम हो जाए तब पैरेलल में भी करंट सेम हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग रहा तो करंट सेम तो नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसलिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही लिखा है, करंट अलग होता है, सिर्फ एक स्पेशल केस में ही करंट सेम हो रहा है। तो मैंने तुमको बता दिया यहाँ पे, समझ में आ गया ना? तो ऐसे तुमसे अगर जनरल क्वेश्चन आए कि क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो तुम लिखना नहीं। अगर तो अगर ऐसा लिखा है कि क्या ऐसा हो सकता है, तब लिखना हाँ। अगर बोला है होता है तो नहीं। क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम हो सकता है, तो हाँ हो तो सकता है भाई, लेकिन होगा ऐसा जरूरी नहीं। ओके, समझ में आ गया? लेकिन अगर तुमसे पूछे कि क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो हाँ बिल्कुल सेम होगा। ओके चलो, अच्छी बात है। अब ये जो तीन रेसिस्टेंस थे R1, R2, R3, इसमें करंट गया है I1, I2, I3। अब ये तीनों करंट I1, I2 एंड I3 इस एंड B पे आएगा, और फिर ये तीनों करंट मिलके वापस I बन जाएंगे, और ये I वापस सेल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और देखिए, तो इन तीन रेसिस्टेंस के बदले हमको फिर से एक लिखना है रेसिस्टेंस, तो मैंने एक बना दिया, और मैं इस पर इसको लिखूंगा R पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल का हम लोग फाइंड कर रहे हैं नेट रेसिस्टेंस। और फिर आपका ये हो जाएगा V, जो अपने सेल के चलते पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था A और B के क्रॉस। ओके, अच्छी बात है। और बैटरी से करंट तो फिर से होगा विड्रॉन I। तो जो सेल से करंट विड्रॉन हुआ है I, उसको हम लिख सकते हैं कि V डिवाइडेड बाई R पैरेलल, नहीं ना? क्योंकि अगर मेरे सर्किट में सिर्फ एक रेसिस्टेंस है, तो उसमें जो करंट होगा उसको हम लिख सकते हैं सिंपल V बाई आर। ओके, तो हो गया V बाई आर पैरेलल। और आप I1 को लिख सकते हो कि उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस तो वो भी तो V ही है ना, बाई उसका रेसिस्टेंस R1, प्लस I2 हो जाएगा V बाई R2, प्लस I3 हो जाएगा V बाई R3। देखो यहाँ से V सब में कॉमन कैंसिल आउट, यहाँ से बच जाएगा कि 1 बाई आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। So this is the formula for parallel combination. 1 by R parallel equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो जब सीरीज में हो तो तुमको करना है R1 प्लस R2 प्लस R3, जब पैरेलल में हो तो तुमको करना है 1 by R पैरेलल। अच्छा देख रहा, यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि बच्चे यहाँ पे 1 by R1, 1 by R2 और 1 by R3 का वैल्यू तो लिखते हैं, लेकिन जो आता है वही बोल देते हैं कि वैल्यू ऑफ आर पैरेलल। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में वो 1 बाई आर पैरेलल है, तो आर पैरेलल के लिए तुमको फिर से तुमको फिर से उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना पड़ेगा। तो इस बात को सब लोग ध्यान देना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, हमने बोला कि हमारे पास दो रेसिस्टेंस हैं, 6 ओम का, एक 3 ओम का और एक 2 ओम का, और ये तीनों हमको दिख रहा है कि पैरेलली कनेक्टेड है अक्रॉस ए एंड बी, और हमको ए और बी के अक्रॉस नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना है।
तो मान लीजिए कि लेट आर सफिक्स में पी फॉर पैरेलल, लेट आरपी इज द नेट रेसिस्टेंस। मैं इस बार आर पैरेलल नहीं लिखाऊंगी कि कौन जाएगा उतना लिखने, तो मैंने सिर्फ कर दिया आर सफिक्स में पी। ओके, तो फ्रॉम, हाँ वेरी गुड, 1 आएगा आंसर। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला से कि 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई आर वन की जगह पे हम लिखेंगे 6 प्लस जहाँ पे आर टू था वहाँ करेंगे 3, जहाँ पे आर थ्री है वहाँ पे करेंगे 2, और ये आपका आ जाएगा 1 बाई आर पी। ओके, अब देखो तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 6 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आएगा 6 बाई 6। तो यहाँ से आ गया 1 बाई आर पी, तो 1 बाई आर पी इक्वल टू 1, तो यहाँ से आर पी का वैल्यू भी 1 ही आएगा, तो 1 ओम इज द आंसर। समझ में आया क्या? ओके, अब देखो फिर से कुछ स्पेशल केस। इफ एन identical resistance are connected in parallel, each of value r, अगर n रेसिस्टेंस इक्वल वैल्यू के या आइडेंटिकल पैरेलल में कनेक्टेड है, n रेसिस्टेंस, तो इनका नेट वैल्यू कितना आने वाला है? तो हम क्या लिखेंगे कि 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर एन टाइम्स। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई आर पी इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा n बाई आर, और आर पी इक्वल टू आर बाई एन। सो दिस इज द नेट रेसिस्टेंस। मतलब कि अगर n रेसिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन नेट रेसिस्टेंस इज किसी एक का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर इफ 10 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then net resistance is, तो देखो 10 रेसिस्टेंस है दोनों, और दसों कैसा है? आइडेंटिकल है और पैरेलली कनेक्टेड है, तो क्या आएगा बोलो? तो आर पी इक्वल टू आर बाई एन। मतलब अब हम 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री करने नहीं जाएंगे, क्योंकि इस केस के लिए हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला अभी कर लिया डिराइव। तो आर बाई एन, तो आर क्या होता है? किसी एक का वैल्यू, तो 5 ओम, एंड एन होता है टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो 5 बाई 10 0.5 ओम। अब जब हमने इन 10 रेसिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा तो नेट आ गया है 0.5 ओम, और जब इन्हीं को हम अगर जोड़ते सीरीज में तब आता है वो 50 ओम आता ना। अब देखो ध्यान से कि हमने सीख लिया था कि सीरीज में जोड़ने से वैल्यू बढ़ रहा था, और हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पैरेलल में जोड़ने से वैल्यू घटता है, डिक्रीज करता है। तो अगर तुमको कहीं पे कम वैल्यू चाहिए तो तुमको जोड़ना पड़ेगा उसको पैरेलल में। तो लिखेंगे हम लोग कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेसिस्टेंस वैल्यू डिक्रीजेज। मतलब कि आपके पास अगर एक 2 ओम का है और एक 5 ओम का है, और आप दोनों को पैरेलली जोड़ दोगे, तो जो आपका नेट वैल्यू आएगा ना वो 2 से भी कम आएगा और 5 से भी कम आएगा। देखो मैं इसका मतलब फिर से तुमको समझा रहा हूँ, तुम तो पहले ये ध्यान रखना कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेसिस्टेंस वैल्यू डिक्रीजेज इवन resistance value for parallel combination is less than the least individual value। इसका मतलब है समझ में कि अगर तुम्हारे पास 5 रेसिस्टेंस हैं, 5 ओम का, 10 ओम का, 15 ओम का, 20 ओम का और 25 ओम का,
और जब तुम इसको पैरेलल में जोड़ दोगे तो जो नेट वैल्यू आएगा ना वो सबसे कम जो था उससे भी कम आएगा। तो सबसे कम कौन था 5, तो नेट वैल्यू तुम्हारा 5 से भी कम आएगा, समझे। और इन द सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था कि नेट वैल्यू जो सबसे ज्यादा था उससे भी ज्यादा आ रहा था। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब तुम लोग एक बात और याद रखना, ये सब बात तुम लोग को याद अगर रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, फैसला तुम लोग का है। अब देखो, तो सेकेंड पॉइंट ऑन नोट्स कि अगर अगर क्या ऐसा बहुत बार होता है 95% क्वेश्चन में क्या होता है ना कि तुम्हारे सर्किट में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें सिर्फ दो रहता है रेसिस्टेंस, सिर्फ दो रेसिस्टेंस ही होते हैं, R1 एंड R2। तो जब भी तुमको दो ही रेसिस्टेंस पैरेलल में दिखे और इनका नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना हो, तो मैं तुमको एक और शॉर्ट तरीका दे रहा हूँ। जब इनका वैल्यू इक्वल ना हो तब, अगर इक्वल हो तो सिंपल हम करेंगे यूज R/N, अगर इक्वल ना हो तब कैसे करेंगे, तो देखो मान लो कि ये एन ए था और ये एन बी था, हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द फार्मूला कि 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो तो इस R1 और R2 का एलसीएम आने वाला है R1 इंटू R2, इसको जब तुम सिंप्लीफाई करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा R2 प्लस R1, तो ये तुम्हारा आ गया 1/Rp। तो यहाँ से Rp कितना है बोलो, तो यहाँ से आ जाएगा Rp इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मतलब कि सिर्फ दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हों और उनका नेट वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे कि उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई उनका समेशन। ओके, अब ये तुम लोग याद रखना। तो ये है ओनली फॉर टू, अगर दो से ज्यादा हो तो आपको 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से ही करना होगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो रेसिस्टेंस 6 ओम और 3 ओम के पैरेलली कनेक्टेड हैं ए और बी के क्रॉस, और हमको इनका नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो या तो तुम कह सकते हो कि आर पी पी फॉर पैरेलल, कि इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेसिस्टेंस, या यहाँ पे ऐसे भी तुम कह सकते हो कि नेट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी, क्योंकि ए बी के क्रॉस पैरेलल में ही तो दोनों कनेक्टेड हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो हो जाएगा आपका 6 इंटू 3/6 प्लस 3 18/9 इक्वल टू 2 ओम। समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बोलो। सो 2 ओम इज द नेट रेसिस्टेंस, मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ साफ सुथरा 2 ओम। सो 2 ओम इज द नेट रेसिस्टेंस। सो तुम आरपी बोलो या आर ए बी बोलो, दोनों ही सही है। जो तुमको क्वेश्चन में जैसा मेंशन है तुम वैसे लिखना। मान लो क्या है मेंशन ऐसा कि फाइंड नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तब तुम लिखना आर ए बी। और मान लो तुमसे पूछता कि फाइंड द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो लिखना आरपी। ठीक है, वैसे तुम अगर आरपी भी लिख दोगे ए बी वाले केस में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कोशिश करना कि जैसा क्वेश्चन में आंसर है तुम वैसा ही आंसर दो। ठीक है, तो आज हमने किया बेसिक ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सब लोग से मेरा हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि कल जब तुम लोग आना क्लास में तो इसको एक बार देख के आना, क्योंकि हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, और नहीं देख के आओगे तो तकलीफ तुम लोग को होगी। तो आज के लिए इतना ही।